बेटा ये रिकॉर्ड करके और मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे ना वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखो ओके सर। सबसे पहली चीज तो बेटा हमारे पास में ये है कि आज हमारे को जो है एटॉमिक साइज को डिस्कस करना है। तो एटॉमिक साइज बेसिकली क्या है, ठीक है, एक तो आपको उसको देखना है हमारे को, फिर उसमें वेरिएशन क्या आएगा वो। तो वेरिएशन का तो हम लोगों ने एक बार पहले देख चुके हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा। ठीक है, अब मेन चीज है भाई कहते किसको है। तो मैंने आपको एक चीज मैंने बताई, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है एक एटम और इस एटम के सेंटर में है बेटा मेरे पास में न्यूक्लियस, क्लियर, और ये है मेरे पास में न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन। तो आप बेसिकली क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस का क्या नाम देते हो आप, इस डिस्टेंस को आप कहते हो एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हो बेटा आप इसको, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। हाँ, अब समझना मेरे पास में कि अगर मान लो हमारे पास में कोई दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए साहब एक एटम ये है जिसने बॉन्ड बना रखा है, दूसरा एटम ये है जिसने बॉन्ड बना रखा है, और ये मेरे पास में इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और इन दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, आपने इसको नाम दे दिया ए नॉट। तो बेटा ए नॉट का आधा जो होगा ना दैट इज रेडियस। क्या कहलाएगी ये, एटॉमिक। हाँ, अब एटॉमिक रेडियस, हाँ एटॉमिक रेडियस देखो बेटा एक्चुअली में क्या होती है, चार तरीके की होती है। सबसे पहला तो कोवेलेंट रेडियस, दूसरा आयनिक रेडियस, तीसरा मेटालिक रेडियस, चौथी बेटा वांडरवाल्स रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को हम लोग यही कहेंगे हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, क्लियर। और इस कंडीशन में एटॉमिक रेडियस को हम लोग मिनिमम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बेटा, मिनिमम मान के चलते हैं, क्लियर है। जहां पे दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस का आधा कर लिया हम लोगों ने। जरूरी नहीं है कि ये सिंगल बॉन्ड ही हो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इसको बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ठीक है, आपको देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन कर रखा है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये प्लस और ये प्लस। यहाँ आपके देखो आप आपके जो नोट्स है जो आपके स्क्रीन पे जो मौजूद है वहां पे इसको DAA से मान लो, यानी ये भी एक एटम है ये भी एक एटम है, सेम एटम्स है हमारे पास में। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, DAA से कर दिया, क्लियर। और ये DAA किसके बराबर है, इसकी रेडियस ऑफ एटम और ये रेडियस ऑफ एटम, मतलब दैट इज इक्वल टू 2RA आ गया। 2RA मतलब RA प्लस RA। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। और इसी डिस्टेंस का आधा करोगे तो एक RA निकल कर आ जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर ये DA माइनस A है क्या? नहीं बेटा DAA है, ये माइनस नहीं है, ये A-A है, ठीक है भाई। आप इसको कंटिन्यू में ए थोड़ी लिख पाओगे आप, इसको आपको इसको बताना पड़ेगा भैया ए से लेकर और ए तक की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखा रखी है ना इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है। एग्री बेटा? ओके सर। अब देखो अगर मान लो मैं आपको कहूं कि जो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन की, तो आप इनको H2O2 में या N2H4 में या C2H4 में तो C2H6 में इनमें निकाल सकते हो। एग्री? अब एक बात को मेरा मतलब समझना, पहले एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम जो आती है ना उसको समझोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। कि दिक्कत आ जाती है हमारे पास में कि अगर मान लीजिए एक एटम है आपका छोटा, कैसा है बेटा, एक एटम है छोटा आपका एटम। छोटा है, ठीक है, और एक एटम आप मानो कि बेटा हमारे पास में मान लीजिए बड़ा है। एक एटम कैसा है हमारे पास, बड़ा एटम है, बड़ा एटम है। हाँ ऐसा ले लिया आपने मान लो,
अब ये देखो, ये कंडीशन आ गई अब आपके पास में, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात आप मुझे बताओ, अगर जब ऐसी कंडीशन जब आ जाए हमारे पास, तो फिर आप क्या करोगे? ये आ गया, ठीक है जी। अब देखो ऐसे ही हमारे पास में ये न्यूक्लियस आ गया, ये इधर एक न्यूक्लियस आ गया। अब आप इस डिस्टेंस का आधा अगर आप करते हो, आधा अगर आप करोगे ना बेटा, तो आपके पास में इसका आधा आएगा इस जगह। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब ये आ गया एटम ए और ये आ गया एटम बी। ऐसी कंडीशन में अगर आप रेडियस ऑफ एटम ए निकालना चाहोगे ना बेटा, तो और आप ये सोचोगे कि सर मैं डी ए बी डिवाइड बाई 2 कर दूं, यानी डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहां आपको रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? Yes, sir. यहां आपको रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि ऐसी कंडीशन में आपको रेडियस ऑफ एटम ये गिवन होगा, रेडियस ऑफ बी एटम वो भी आपको गिवन होगा, और आपको पूछा जाएगा डी ए बी। समझ गए आप मेरी बात को? अब मान लो Yes. बच्चे से हमने बेटा डी ए बी पूछा, बच्चा क्या करता है, सर रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी, ये करके और इतिश्री कर लेता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और वही उसका जो कंसेप्ट होता है ना बेटा, वो क्या होता है, गलत हो जाता है, हम सीधे सीधे गलत मान देते हैं उसको, और होगा भी गलत डेफिनेटली। अब आप देखो उसका क्या कारण है, आप देखो उसको समझना। आप अगर गौर से देखोगे तो ये आपके पास में ये जो ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है बेटा, ये ओवरलैपिंग एरिया है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है। तो इसका मतलब बेटा आपको क्या है कि इसको सब्ट्रैक्ट, इसको इसमें से कुछ आपको समझना पड़ेगा। कुछ हिस्सा ए का बी में चला गया, कुछ हिस्सा बी का ए में आ गया। एग्री है? Yes, sir. जिसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। अब ओवरलैपिंग एरिया को पता करने के लिए और एक्चुअल इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में एक कुछ फॉर्मूला कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा फिर हमारे पास में एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09, और डेल एक्स आप कर लो। डेल एक्स का मतलब हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप देखो आपके पास में यहाँ पे, आप गौर से देखना, फ्लोरीन वाले केस में कितनी है बेटा कोवेलेंट रेडियस, वो बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.44, और H2 में कितनी है बेटा 0.74। आप इसे कागज पे लिख लो, इन दोनों वैल्यूज को कागज पे लिख लो, 1.44 और 0.74 को लिख लीजिए आप एक बार इसको। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. चलो Yes, sir. अब मेरी बात समझना। मान लो मेरे पास में बेटा एक एटम है छोटा, जिसको अपन लोगों ने बोल दिया कि भैया ये H है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, और दूसरा है मेरे पास में मान लो ये फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या था, आप इस H की बात करना, ये है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन, क्लियर, दैट इज इक्वल टू कितना माना आपने इसको, हाइड्रोजन का कितना माना 0.74। 0.74. हाँ 0.74 आपने इसको मान लिया, 0.74 आपने इसको माना, तो ये 0.74, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बेटा 0.74 0.74/2. हाँ बिल्कुल, तो कितना होता है 0.74/2? 0.37. 0.37 ऑंगस्ट्रॉम, यही बोल रहा है ना हमारे को वो। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरी तरफ में आप ले लो हाइड्रोजन वाले में, वो फ्लोरीन वाले में, एक फ्लोरीन आइटम ये ले लिया, एक फ्लोरीन आइटम अपन लोगों ने ये वाला ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया बेटा DFF, आ गया ना, यहाँ के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गई।
और इसका Yes, अगर आप yes. आधा करोगे तो रेडियस ऑफ फ्लोरीन निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ फ्लोरीन। Fluorine. तो रेडियस ऑफ एफ कितना आ जाएगा? 1.44 डिवाइड बाई 2, 0.72 ऑंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यस सर। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ एच एफ। तो मैंने क्या फॉर्मूला बोला था अभी आपको? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस डेल एक्स ऑफ एच एफ। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 0.37। 0.37. रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना है बेटा? 0.72. 0.72। तो अब आप देखो, गौर से देखो, आप इसको यहाँ पे क्या कर रखा है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है ना? 0.37 प्लस 0.77 हो, इसको सही कर लेना। 14.4 को ये 0.72 कर लेना इसको यहाँ पे, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कितना आएगा मेरे पास में यहाँ पर ये, और माइनस में डिफरेंस आ ही रहा है हमारे पास में यहाँ पर, ये आ रहा है ना यहाँ पर? यस सर। तो माइनस और इसको इंटू 0.09 माइनस 0.09। अब देखो, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना बेटा, वो होती है 2.1, और जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। तो डिफरेंस कितना हुआ बेटा इनके बीच का? 1.9। अब आप एक बार इसको कैलकुलेट करो कितना बैठ रहा है आपके। ये आ जाएगा आपके पास में 1.09 माइनस, ये आ जाएगा 0.171। ठीक है जी? तो 1.09 माइनस 0.171 कितना आ गया बेटा? अप्रोक्सीमेटली 0.72। 0.92 ऑंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम बेटा? तो ये डिस्टेंस निकल गई हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल की। कोई आपको प्रॉब्लम बताइए इसमें? सर ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी या याद हाँ करनी बेटा, पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी। नहीं भी गिवन अगर आपको अगर होती है तो मैं कुछ एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहीं पे आपको पढ़ाकर यहीं याद करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर आपको याद नहीं कराऊंगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होगी, ये बात मान के चल लेना, ठीक है? चाहे कोई भी एग्जाम आप ले लो, XYZ। अब देखो, आपके पास में यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, आप गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है ना? एग्जाम्पल 3 वाला, एक गिवन कोई कंपाउंड है A2, जिसमें A और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है बेटा? 1.4 ऑंगस्ट्रॉम दी हुई है ना? 1.4. हाँ, 1.4 दी हुई है, तो इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी होगी बेटा? 1.4 की जस्ट आधी, यानी 0.7 ऑंगस्ट्रॉम। 0.7. कोई दिक्कत नहीं है? चलो, Yes sir. अब देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ A एंड B, ठीक है ना? आपको RA दे दी, ठीक है ना? आपको RA कितनी दे दी? 4, और RB आपको कितनी दे दी? 2। 2. अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ आपको AB निकालनी है। तो 4 + 2 माइनस 0.09, और इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1.9, यानी कि 6 माइनस, और 6 माइनस क्या करोगे? 0.171। तो ये आपके पास में आ जाएगा 5.82 ऑंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है बेटा? No sir. आ गया समझ में? तो Yes sir. कोवेलेंट रेडियस से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अपने को समझ में आ गया है यहाँ पर। कहीं प्रॉब्लम? Yes sir. No sir. ठीक है बेटा। एक ही बच्ची की आवाज आ रही है मेरे को, बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है बेटा? बाकी लोग भी बोला करो, नहीं है?
ऐसे क्या होता है जैसे कि Yes, समझदार, sir. हाँ ऐसे क्या होता है जैसे समझदारों की सभा में क्या होता है, मूर्ख लोग जैसे चुपचाप बैठे रहते हैं ना, ताकि उनकी मूर्खता का किसी को पता नहीं चलता, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। गलती हो रही है, हो जाने दो, कोई परेशानी नहीं है, मैं बैठा हूं आपकी गलती को सुधारने के लिए, ठीक है। आपको जितनी गलती करनी है मेरे सामने गलती कर लो, मैं कभी भी आप लोगों को जो है गलत शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि आपको जो है एक अच्छा जो है ज्ञान दे सकूं, अच्छा आप लोगों को एक नॉलेज दे सकूं, आप लोगों की वीकनेस को दूर कर सकूं, ठीक है बेटा। तो बोला जरूर करो। Okay, sir. हाँ, एक संस्कृत में कहावत होती है ना, मौन मूर्खादि आभूषणम, यानी मौन जो होता है वो मूर्खों का यस आभूषण सर, होता है ना। मूर्खों का आभूषण होता है। हाँ, तो ऐसे चुपचाप मत बैठा करो ठीक है, ठीक है। अब देखो कैटायनिक रेडियस, अब आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ। आयनिक रेडियस क्या होती है बेटा, समझो मेरे पास मेरी बात को, मैं अब आप लोगों को फिर से एक इस पे लेके चलूंगा। मैंने मान लो एक एटम को बनाया, ठीक है। अब उस एटम को मैंने मान लीजिए सोडियम नाम दे दिया। बेटा सोडियम है तो सोडियम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है कि नहीं होता? 11. 11। 11 है। 11 है Yes, तो sir. 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। एग्री है बेटा? तो देखो ये आ गया Yes, sir. बेटा फर्स्ट शेल, ये आ गई सेकंड शेल और ये आ गई बेटा थर्ड शेल। कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब देखो, पहली शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अब मैं आपको कह रहा हूं भाई, मान लीजिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, निकाल दिया मैंने इसको, क्लियर है, मैंने इसको इतनी एनर्जी दी, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे शेल कितनी बचेगी बेटा? 2 2. 2 ही बचेगी, 2 एक बचेगी क्या और एक बचेगी एल। कोई दिक्कत? L। इसमें 2 नो इलेक्ट्रॉन, सर। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, Yes, sir. एक वैल्यू होती है बेटा जेड अपॉन ई, ठीक है, जहाँ जेड होता है बेटा प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटोन, तो सोडियम के प्रोटोन कितने हैं बेटा? 11। 11. और 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर अभी? 11। एग्री है? 11। और जेड Yes, अपॉन sir. जेड अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 1। 1. यहाँ देखो, यहाँ आपके पास में जो जेड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? जेड अपॉन ई में जेड कितना आएगा बेटा? 11। प्रोटोन तो चेंज होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन Yes, sir. आपका एक कम हो गया, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा? 10। 10। 10 बिल्कुल। 10. अब आ गया 1.1, आया कि नहीं आया? Yes, जब sir. Yes. Yes, बेटा sir. जब जेड अपॉन ई की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो बच्चों साइज ऑफ, ठीक है ना, साइज क्या होती है? हमेशा कम हो जाती है, Decrease। क्योंकि जो ई है ना, जेड अपॉन ई है ना बेटा, इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Yes, sir. है ना। सिग्मा की वैल्यू Yes, sir. सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो, डिक्रीज हो गई, सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सिग्मा कम हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड अपॉन ई बढ़ा, तो साइज कम हो गई। एग्री है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. मतलब आपने ये समझ लिया कि जो कैटायनिक रेडियस है कौन सी, Cationic radius। दिस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस। Yes, sir. एग्री? Yes, sir. अब आप ये Yes, समझो, sir. क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 17। 17 17. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 West 2p6 2p6 3s2 Yes. 3s2 3p6 3p5 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 5। नॉट। अब देखो ये Yes, sir. पी शेल है, ये एल है, ये एम है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. पहली दूसरी तीसरी, ये के, ये एल, ये एम, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। एग्री है?
यस सर। यस सर। आप ये समझो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन वहां से लाके और यहाँ दे दिया। एग्री है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं बेटा? यहाँ पे 17 प्रोटॉन है, अभी भी 70। हाँ, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आउटर मोस्ट शेल में आएगा। यस सर। यस सर। चलो, के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दो। हाँ, एल में कितने एक। इलेक्ट्रॉन? 8। एक। एम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8, हाँ, कौन सा? 7 + 1। 7 plus. 1। 7 + 1। अब देखो, मेरी बात समझो, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यस सर। सिग्मा वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो जेड इफेक्टिव, एक बच्चे का बेटा माइक खराब हो रहा है ना, वो प्लीज ना बोले, है ना। आई थिंक शायद मृदुल का या साहिल में से किसी एक का हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव बेटा डिक्रीज हुआ। अब जेड इफेक्टिव जब डिक्रीज होएगा तो उसकी वजह से क्या होगी बेटा? जो साइज होगी वो क्या होगी? Atomic size increase. बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि जेड अपॉन ई, Z upon E. पहले जो जेड अपॉन ई था वो 17/17, वो 1 था, अब हो गया 17/18, मतलब अब कम हो गया। अब क्या हो गया? कम हो गया। Decrease. डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? अब ये आ गया 0.944। क्लियर है? तो Yes, sir. जेड अपॉन ई Yes, की sir. वैल्यू कम हो गई, जेड अपॉन ई की वैल्यू कम हो गई तो साइज बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज। अब देखो, मैंने आपको 2 चीजें समझाई है इसमें। एक तो मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया है, एक मैंने आपको इसमें जेड अपॉन ई के हिसाब से भी कैलकुलेशन करनी बताई है। अब जेड अपॉन ई आपके पास में और कहाँ काम आ सकता है उसको समझना। एक होती है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा वो होती है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारे पास में आप ले लो इधर नियॉन, फिर आप ले लो Na+, फिर आप लोग ले लो Mg2+, फिर आप लोग ले लो Al3+। L3 नियॉन के पहले आ जाएगा फ्लोरीन, इस पे ले लो नेगेटिव। फ्लोरीन के पहले आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ले लो 2 नेगेटिव। फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ गया 3 नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ठीक है, चलो अब सब में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक करना। जेड की वैल्यू चेक करो। देखो आपके पास में यहाँ पे नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 फ्लोरीन में 8 9, नियॉन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13। 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके कॉमन है। 7 + 3 यस सर 10, यहाँ पे 8 + 2 10, 9 + 1 10, ठीक है, इसमें 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। क्लियर है बेटा? यस सर चलो जेड अपॉन ई। अब जेड अपॉन ई कितना आएगा हमारे पास? 7/10, 10। हाँ 8/10, 0.8। 9/10, 10/10 0.9 1, 11/1 1.1, 1.2 1.2, यहाँ पर 1.3. 1.3 समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। चलो, तो अब मेरे को अब एक बात बताओ, आप जब जा रहे हो तो जेड अपॉन ई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है। जेड अपॉन ई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो साइज क्या आएगा? Small. स्मॉल। Please. डिक्रीज। बोलो, कंसेप्ट बढ़िया है कि नहीं है? Yes, sir. यस ऐसा, यस सर। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो No, बताइए। नो सर।
पक्का? No, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यार मैंने एक बच्चे को मैंने बोला ना, उसका माइक खराब हो रहा है बेटा थोड़ा सा, है ना? वो बाकी जगह भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है उधर। देखो मतलब कोई न्यूट्रल एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उससे पॉजिटिव आयन बनता है, और हमेशा कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। छोटी होती है। अब देखो फिर यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। Mn से सबसे बड़ा, Mn2 प्लस उससे छोटा, Mn3 प्लस उससे छोटा, यानी कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड अपॉन ई की वैल्यू आपके पास में इंक्रीज हो रही है, इसीलिए साइज increase. डिक्रीज। डिग्री। अब आ जाओ बेटा एनायनिक रेडियस में। अब एनायनिक रेडियस में क्या होगा, आप लोग सब साथ के साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? यस सर। ठीक है, मान लो हमारे अभी इसका क्लोरीन का भी मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है ना, कि क्लोरीन में क्या चक्कर हो रहा था, तो क्लोरीन वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एनायनिक रेडियस वाले में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन का बता दिया, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो अब आ जाओ इसके बाद में बेटा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब क्या होता है, जो दो एडजेसेंट जो मेटालिक एटम्स हैं, मेटल के एटम कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं, ये याद रख लेना। क्या कह रहा हूं, ठीक है? ये मेटल के दो एटम हैं, ठीक है, और DMM आ गया, आप इसको लिख सकते हो DMM, और आपने अगर इसका आधा कर दोगे तो ये निकल जाएगी रेडियस ऑफ M। एटम। मतलब रेडियस ऑफ M प्लस रेडियस ऑफ M। तो अगर आपको रेडियस ऑफ M निकालना है तो आप बेटा DMM डिवाइड बाई 2 करोगे कि नहीं करोगे? वही सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस वाला कंसेप्ट है, बस वहां पर ओवरलैपिंग होती थी, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने आप ये देखो, मैंने मेरे नोट्स में सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब जब ओवरलैपिंग जब नहीं होगी तो इसकी रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो जाती थी, इसलिए रेडियस छोटी हो जाती थी। मेटालिक रेडियस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो दो कंसेप्ट आपके सामने, जो E और F वाला, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये 12th के हिसाब से आता है बेटा, ये बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड है ना, ये 12th के हिसाब से आता है। अब आप आ जाओ वॉन्डरवाल रेडियस के बारे में। वॉन्डरवाल रेडियस में क्या है, देखो समझो, हमारे पास में दो एटम थे बेटा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, दोनों ने एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर रखी है ना। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा अपने पास में दूसरे दो एटम, मेटल सेम होना चाहिए, मैंने आपको कलर इसलिए चेंज किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों, ये एटम ए है, ये एटम ए है, एग्री है? यस सर। इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक है ना, यानी कि DAA डिवाइड बाय, या इसको A डैश कर लो, ठीक है ना, ये आ गया AA और ये आ गया A डैश A डैश, तो DAA डैश डिवाइड बाई 2, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ A और रेडियस ऑफ A डैश, मतलब दोनों है तो कॉमन ही। यदि आपके पास में
क्लोरीन वाले में बोल रखा है ना आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको ये नजर आ रहा है आपको ये अच्छे से? Yes, sir. राजवीर ये आपकी आवाज है बेटा, एक्चुअली में आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ तक, है ना, प्रॉपरली। सर मेरी तो सही है सर, किसी और की है। सर मृदुल की है। मृदुल बेटा थोड़ा सा आप मत बोलो, है ना, थोड़ा सा यार। तो ये रेडियस ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। DCl डिवाइड बाई 2। एग्री है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो देखो अब मेरी बात सुन लो। जो वॉन्डरवाल रेडियस होती है वो सबसे बड़ी होती है, मेटालिक रेडियस उससे छोटी होती है, और कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है। ये जो ऑर्डर है आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ लेते हैं कई बार। एग्री है? यस सर। ठीक है, तो अब अपने को इन सब चीजों को एक बार अच्छे से पहले पढ़ लेना है। इसमें अगर आज की क्लास में अगर मैंने आप लोगों को कोई चीज समझाने में कोई कमी छोड़ी हो, मेरी तरफ से कोई कमी रही हो, या आपके समझने में नहीं आई हो, तो आप लोग अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने साथ के साथ में इसको लिख ही लिया। नहीं है कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है, चलो फिर मैं आज की क्लास का एंड करता हूँ यहाँ पे, है ना। ओके सर। ओके बेटा, बाय।